गुड इवनिंग बच्चा लोग, समय हो गया आपका वही 5:30 बजे। बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रम जोशी के साथ में। ठीक है, शाम को 5:30 बजे हम पिछले 3 दिन से क्या कर रहे हैं, लगातार केमिकल बॉन्डिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अभी आपके पास में समय है, बाकी बच्चे भी जुड़ेंगे, तब तक एक काम कर लीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, बाकी के जो काम है वो निपटा लीजिए। फिर मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ बेटा। अभी एक इन्फॉर्मेशन ये देनी है कि आपको पता है कि एकेडमी ने नए जो बैच है अपने वो स्टार्ट किए हैं फाउंडेशन। सो अगर आप उनमें अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं तो समय है, जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल करिए। नंबर दिए हुए हैं स्क्रीन पर, इन नंबर पर कॉल करके जो भी आपकी क्वेरी है वो आप ले सकते हैं। 9, 10, 11, 12 बोर्ड के लिए भी तैयारी करने के लिए अपने आप को रजिस्टर जरूर करिएगा। स्टार्ट कर देते हैं, चलिए सब बच्चे आते जाएंगे। जो जुड़ गए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। बेटा थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा करेंगे आज, कमेंट कम लूंगा मैं आपके, कमेंट कम क्वेश्चन ज्यादा अच्छा रहेगा। पिछले 2 दिन में हमने जो जो क्वेश्चन कर लिए हैं एक बार जरा देखें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, जान बचाना जरूरी है। ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, वह यौगिक जो अस्तित्व में ही नहीं है कौन सा है। तो ये हम कर चुके हैं सारे क्वेश्चन, ये भी। और इन क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है बेटा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कल मिलेगा। जो कल की वीडियो हुई है, कल की डेट में, उस वीडियो का अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो कल लेक्चर हुआ था उसमें क्या क्या क्वेश्चन हमने किए थे, उसके साथ साथ मैंने जो भी कुछ लिखा था अपनी स्क्रीन पर, जो भी आपको समझाया था, वो सारा कुछ उस पीडीएफ में है। तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उनको अपने फोल्डर में स्टोर करते रहा करो साथ में। ये वाली चीजें हमने की थी। मैंने आपको बताया था बेटा कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि केमिस्ट्री का कोई भी एग्जाम हो, यहां से 3 क्वेश्चन आना बनता ही है, 2 से 3। एक होता है हाइब्रिडाइजेशन का और दूसरा होता है MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनसे और इनकी एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है जी, चलिए आप बच्चे जुड़ रहे हैं, आपके सबके कमेंट में देख रहा हूं। मैंने कहा आज कमेंट में ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज कंटेंट ज्यादा मुझे देने की फिक्र है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाए। ये सारे क्वेश्चन हो गए थे 7, 8, 9, 10। बाकी पहले वाले क्वेश्चन जो हैं वो भी मैंने आपको दे दिए थे। ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ये कल हुआ था क्वेश्चन, हाँ ये भी कल हो गया था। बॉन्ड ऑर्डर वाले कल हुए थे। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था एक्चुअली। मैं ये कहूंगा जो बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं मेरे साथ में, एक तो वो भाई वो तो कर ही लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएं। उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि कल का लेक्चर जरूर देखें। जितने भी लेक्चर अब तक हुए हैं उनको एक एक करके देख लें। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। आपको मैं बता दूं कि 10 मई तक के जितने भी लेक्चर हुए हैं आपको वहां वीडियो कोर्स में जाकर के मिल जाएंगे, सीक्वेंस में, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। पीडीएफ नोट सारी चीजें हम धीरे धीरे करके आपको दे रहे हैं। ये क्वेश्चन कल हुए हैं, हाँ ये क्वेश्चन कल हो गए हैं। इसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाया था, अगर आपको याद हो, कि बंध लंबाई का बॉन्ड एनर्जी के साथ में और बॉन्ड ऑर्डर के साथ में क्या रिलेशन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो डेसिमल में आता है और वो टुकड़ों में आता है। जैसे CO3 1 - 2 - CO3 2 है, इसमें C का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा ऑक्सीजन के साथ में 1.33। आप याद करिएगा, एक रिवीजन आपका हो जाएगा बेटा। इसका बॉन्ड ऑर्डर था 1.33। कैसे निकाला था कल मैंने समझाया, कल के लेक्चर में। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है जो NCERT में डायरेक्ट मेंशन नहीं है। C2H6 इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका C, सिंगल बॉन्ड C का जो बॉन्ड ऑर्डर आया था बेटा वो आपको याद है। बॉन्ड ऑर्डर कितना था, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एक था। C2H4 इसमें 2 आया था, और इसमें जो है 1.5 आपका बॉन्ड ऑर्डर आया था CC का। CO3 2 - में तो CC होता ही नहीं है, CO बॉन्ड होता है। ये सब हो गया था कल। हाँ, यहां से हमने स्टार्ट करना, ये आज आपका पहला क्वेश्चन है। जल्दी से पढ़िए और जवाब देना शुरू करिए। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं भाई, सबको फिर से सबका बहुत बहुत स्वागत और सबको गुड इवनिंग, आपको सत श्री अकाल। जो भी आपको अच्छा लगे, राम राम, जय सिया राम, सलाम वालेकुम, जो भी अच्छा लगे रख लीजिए, जो ना लगे वो भी रख लीजिए। ठीक है, जल्दी से 3 अणुओं XeF4, XSF6, SiF4 में से जिसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या सभी की जो स्ट्रक्चर है बेटा वो टेट्राहेड्रल है, या केवल SiF4 है वो टेट्राहेड्रल है, या केवल SF4 और XeF4 ये टेट्राहेड्रल है, या केवल SF4 एंड XeF4- ये है। हाँ जी,
वैसे सी और डी अगर देखें तो लिखा है बोथ एस एफ, इनमें कुछ है SF6 अगर मैं कर दूं पहले वाला XeF4, सी ऑप्शन ऐसे पढ़ा जाए बोथ SF6 एंड XeF4, डी ऑप्शन में SF4 एंड XeF4 माइनस है। बताइए कौन सा ऑप्शन है? जवाब आने स्टार्ट हो गए आपके, बहुत बढ़िया, देख रहा हूं मैं। हाँ जी ठीक है। आज एक्चुअली थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है, आपके जो नाम है उसमें भी दिक्कत है पढ़ने में, तो बाकी दिख रहा है ABCD सभी का। ऑक्टाहेड्रल तो नहीं होगा, सबका नहीं होगा ऑक्टाहेड्रल। इसमें आप देखिए SF6 बेटा, SF6 इसके पास में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 2 8 6। जब 6 होते हैं और फ्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है तो 6 कैसे बनेंगे बॉन्ड? sp3 1 और 3 4 और 2 6 sp3d2, ये तो ऑक्टाहेड्रल होता है। SF6 ऑक्टाहेड्रल होता है तो जाहिर है ऑल द 3 ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। और जहां SF6 है, अगर मैंने कहा था ना यहां SF6 लिख के पढ़ना, तो ये भी कैंसिल कर दिया मैंने। अब XeF4 देख लीजिए, ये देख लीजिए SiF4 कैसे निकालेंगे बेटा? सिलिकॉन ग्रुप 14 का एलिमेंट है, आपको पता है ग्रुप 14 में कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है। जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना तो टेट्राहेड्रल होता है, वो sp3 होता है, यही तो चाहिए था हमें। तो SiF4 तो टेट्राहेड्रल है ना। अब ये देख लेना, यहां पर SF4 लिखा हुआ है, SiF4 है ना, ये SiF4 है, क्या ये भी टेट्राहेड्रल है? मतलब XeF4 भी टेट्राहेड्रल है क्या? नहीं जी, XeF4 की स्ट्रक्चर आप देखिए, आप इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, है ना, स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर प्लेनर में आता है। यहाँ 2 लोन पेयर होते हैं इसके साथ में, होते हैं कि नहीं होते? याद आया स्ट्रक्चर? तो आपका ऑप्शन केवल बी है। कुछ बच्चों ने ठीक जवाब दिया था, बहुत बढ़िया, मुबारक आपको। 21वां क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो दो चीजों से हमें अप्रोच करनी है। एक कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, दूसरा शॉर्टकट से कैसे होते हैं। अगर आपकी ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में जो आपके वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, संयोजक बंध सिद्धांत और आणविक कक्षक सिद्धांत है, वो ठीक से नहीं पढ़े हैं। तो कल भी यही चैप्टर चलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, लगातार मैं 2 दिन से बोल रहा हूं कि कृपया आप एक बार रिवाइज करके आए, पढ़ के आए। कोई भी बच्चा, मुझे नहीं लगता आप में से ऐसा है कि जो अभी 11th में आया है एकदम से और जो चौथे चैप्टर में आकर के एकदम से यहां बैठ गया है, अगर ऐसा कोई आप में से है तो निश्चित रूप से उसको समझ में कम आया होगा अभी, ये भी बात है। और जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने एक बार इसको पढ़ा है, वो दूसरी बार इसको पढ़ लें और तब क्वेश्चन आंसर में आए तो फिर मजा आ जाएगा। थोड़ी सी मेहनत किया करो यार। एक्चुअली टीचर तो सारा कुछ जानता है, टीचर तो कर लेगा काम को, मेन है आपका। कितना प्यारा क्वेश्चन है यार। उच्चतम विस्कासिता कौन प्रदर्शित करता है? सबसे ज्यादा इसमें विस्कोसिटी किसकी है? सवाल कितना सीधा सा है। क्या ग्लिसरॉल की विस्कोसिटी सबसे ज्यादा है, या इथाइलिन ग्लाइकोल की है, या इथेनॉल की है, या वाटर की है? विस्कोसिटी का मतलब जानते हो क्या होता है? विस्कासिता, विस्कोसिटी होता है जब कोई लिक्विड किसी ढलान पे डाल दिया हमने तो वो बह के आ जाता है नीचे। और मान के चलिए कि हमारे पास एक स्लोप है, ये इस तरीके का एक हमारे पास में ना ऐसा कोई मतलब स्लोप है, ये ढलान है ऐसे, और यहां पर हमने लिक्विड A डाल दिया, लिक्विड B भी डाल दिया, C डाल दिया, मतलब इसी पे ढलान पे। तो हमने ये देखना है कि कौन बह करके नीचे जल्दी आ जाएगा। जो जल्दी बह के नीचे आ गया उसको विस्कोसिटी बहुत कम है। और जैसे मैं बात करूं हनी, आपको पता है ना, हनी सिंह नहीं बात कर रहा हूं, हनी शहद, ये कितना गाढ़ा होता है ना। तो विस्कोसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है। एक्चुअली विस्कोसिटी लिक्विड में बेटा वही काम करती है जो इलेक्ट्रिसिटी में रेसिस्टेंस काम करता है। क्या होता है रेसिस्टेंस? विच ओपोज द फ्लो ऑफ करंट, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ, है ना, सब्सटेंस विच ओपोज द फ्लो ऑफ करंट। सिमिलरली इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच ओपोज द फ्लो, जो बहने का विरोध करती है। डिफरेंट लेयर है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, तो इनके बीच में जो स्पीड होती है उसके बीच में फ्रैक्शन आ जाता है। जैसे नदी का पानी होता है ना, बीच में बहुत तेज चल रहा है, किनारे की तरफ आएंगे तो वो धीरे धीरे करके स्लो होता जाता है, तो वो भी है इसमें। तो ग्लिसरॉल जो है आप देखिएगा, एक तो वाटर से ज्यादा, वाटर और इथेनॉल से ज्यादा जो है वाटर की होती है बेटा। इथाइलिन ग्लाइकोल ये होता है ग्रीन रंग का सॉल्यूशन, ग्रीन कलर, और ये आपका यूज होता है कार रेडिएटर में बेटा। ग्रीन कलर लिक्विड होता है, ग्रीन कलर लिक्विड यूज्ड इन कार रेडिएटर। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, कार रेडिएटर, बिकॉज क्यों? बिकॉज हैविंग
हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट FP लिखना है मुझे। इसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए कार के रेडिएटर में यूज किया जाता है। इसकी विस्कोसिटी ज्यादा नहीं होती, बहुत हल्का सॉल्यूशन होता है। तो आपका बनता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल बेटा, ग्लिसरॉल, इसको आप ग्लिसरीन भी बोलते हैं। हिंदी में आपने देखो ना ग्लिसरीन, जो स्किन फट जाती है त्वचा, हाथ पे लगाया जाता है, वो सब। संजय चौहान बेटा कैसे हैं? बाकी सब कुशल पाल भी, सभी बच्चों को, खान साहब है ना, अहमद साहब, सबको मेरी तरफ से पुनः गुड इवनिंग, खैर मकदम। हाँ, सब बच्चों का। मैंने कहा ना थोड़ा सा कुछ है आपके कमेंट क्लियर आज नहीं आ पा रहे। कल मैं सब बच्चों का नाम लेने वाला हूँ, और आज भी आप पूरा लेक्चर देखें, मेन लेक्चर से है ना। एक दिन हम नाम कम लेंगे तो कोई बात नहीं, कल ज्यादा पुकारेंगे आपका नाम। हाँ जी, अगला सवाल ले लेते हैं बेटा। उसका हो गया, ग्लिसरॉल हो गया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट LiCl एंड NaCl इज रॉन्ग? LiCl और NaCl में गलत क्या है? क्या गलत है इसमें? कि LiCl हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन NaCl, मतलब NaCl का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्या? दूसरा कि LiCl डिजोल्व मोर इनऑर्गेनिक सोलवेंट वेयर एज NaCl डज नॉट, मतलब NaCl नहीं घुलता है, LiCl ज्यादा घुलता है, कम घुलता है, हाँ ज्यादा घुलता है, ये कह रहा है। सी ऑप्शन में LiCl वुड आयोनाइज इन वाटर मोर देन NaCl, मतलब NaCl से ज्यादा LiCl पानी में ज्यादा आयनित हो जाता है। और डी ऑप्शन है आपका, फ्यूज्ड LiCl विल बी लेस कंडक्टिंग देन फ्यूज्ड NaCl। क्या ये ऑप्शन होगा? फ्यूज्ड NaCl की तुलना में फ्यूज्ड LiCl का संचलन कम होता है ना। LiCl का संचलन कम होता है। क्या ऑप्शन है बेटा? पहले ऑप्शन से ही पता चल रहा है। पहला ऑप्शन लिखा है कि LiCl हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन NaCl। अरे भाई, NaCl का Na भी साइज बड़ा है, Cl का भी साइज मतलब उतना ही बड़ा है, सेम साइज है। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, ठीक है। आयनिक कंपाउंड तो है, लेकिन यहां पर अगर हम देखें LiCl में, Li का जो साइज है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू Cl, तो ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता पोलरिटी डेवलप होने की वजह से। तो ये गलत बात लिखी है ना। LiCl का हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट, गलत बात लिखा है। पोलरिटी ऑलरेडी डेवलप है यहाँ पर। तो Li, ये इसमें फाजन्स रूल का के हिसाब से अगर आप देखें तो LiCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है बेटा वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू NaCl, ठीक है, NaCl के मुकाबले में। NaCl वाटर में ज्यादा घुल भी जाता है, LiCl कार्बनिक सोलवेट में अधिक घुलता है NaCl के मुकाबले में। ए ऑप्शन है आपका इसमें, बहुत रटने वाला था, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। इसको अगर आप देखें तो ये उससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में भी उसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें जरा। हाइड्रोजन फ्लोराइड इज ए लिक्विड अनलाइक अदर हाइड्रोजन हैलाइड बिकॉज, हाइड्रोजन फ्लोराइड लिक्विड है, बाकी के नहीं है। HF लिक्विड है, बाकी के नहीं है। एक और बता दूं HF के बारे में कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को जो हम रखते हैं वो कांच की बोतल में नहीं रख सकते। जितनी भी आपकी कांच की बोतलें होती है उसमें नहीं रख सकते, क्योंकि कांच की बोतल जो है वो सिलिकेट से बनी होती है, और फ्लोराइड जो है वो सिलिकेट के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अगर गलती से हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को हमने सोचा कि भाई कांच के कंटेनर में इसको इकट्ठा कर लें, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि कांच की बोतल ने रिएक्शन कर ली HF के साथ में, बल्ले बल्ले सब समाप्त हो जाएगा मैटर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? HF अणु निर्जलीकरण बंद के कारण संबंध होते हैं, अंग्रेजी में लिखा है HF मॉलिक्यूल एसोसिएट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या ये वजह है? F2 इज हाईली रिएक्टिव, क्या इसकी वजह से है? F2 नहीं, वो F होगा। HF इज द वीकेस्ट एसिड ऑफ ऑल हैलोजन हैलाइड, ये तो गलत बात है, मतलब इसका उससे कोई रिलेशन भी नहीं लग रहा है। ऊपर से कहा गया कि सबसे कमजोर एसिड है, ये बात ठीक है, क्योंकि HF से ज्यादा होता है HCl, उससे ज्यादा होता है HBr, उससे ज्यादा होता है HI। वजह क्या है? बॉन्ड बड़ा हो जाना, आसानी से टूट जाना। तो इसका उससे कोई मतलब नहीं है लिक्विड होने से। और फ्लोरीन परमाणु सभी हैलोजन में सबसे छोटा है, हाँ छोटा है, लेकिन ये वजह थोड़ी है। तो इसकी वजह सीधा लिक्विड होने की कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके बीच में अंतराकर्षण बल जितना ज्यादा मजबूत होगा बेटा, अगर और मजबूत हो जाए तो फिर वो सॉलिड बन जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, ऑप्शन ए करेक्ट है, बी नहीं है, ऑप्शन ए। इसको देखिए, ठीक से पढ़िए। ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, एक बात सुन लीजिएगा मेरी ध्यान से, ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा,
इनके लिए आपको वहां पर जो थ्योरी के स्टेटमेंट होते हैं ना वो ठीक से पढ़ने समझने पड़ेंगे। एक होता है कैलकुलेशन बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड सीधा, जैसे बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाला, हाइब्रिडाइजेशन निकाला, लेकिन ये कंसेप्ट जो आपके डेवलप होंगे ये पूरे चैप्टर को पढ़ने से डेवलप होंगे। तो कल प्लीज आप इस चैप्टर को एक बार गो थ्रू करके आइएगा, नोट्स आपको आपके उसमें मिल जाएंगे। आसान सा क्वेश्चन। NH3 के अणु NH OH से हाइड्रोजनी में स्वयं को जोड़ते हैं। NH3 मोलिक्यूल अटैच इटसेल्फ टू हाइड्रोजन आयन, हाँ, इन NH4OH बाई। NH3 मोलिक्यूल अटैच्ड इटसेल्फ, अपने आप को जोड़ता है, हाइड्रोजन आयन इन NH4OH बाई। किसकी वजह से, कौन से बॉन्ड की वजह से? मतलब NH3 अटैच होगा NH4OH में किसकी वजह से? पहला ऑप्शन इलेक्ट्रोवैलेंसी, वैद्युत संयोजकता, कोवेलेंट सहसंयोजक, कोऑर्डिनेट वैलेंसी, उप सहसंयोजक को बोलते हैं इसको, या इनमें से कोई वजह नहीं होती। एक्चुअली NH3, मैं बता देता हूं, आपका जवाब आए। चलिए आपसे जवाब ले लेते हैं, आप लिखिए फटाफट, क्या वजह बेटा? सी नहीं होगा, कोऑर्डिनेट वैलेंसी नहीं, कोवेलेंट भी नहीं। ए इलेक्ट्रोवैलेंसी, इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रोवैलेंसी की वजह से है, सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, बेंजीन में एसिटिक एसिड के डाइमर और रूप में किस कारण से मौजूद होते हैं? एसिटिक एसिड के अंदर, मतलब एसिटिक एसिड बेंजीन में जब डाला जाता है, डाइमर जानते हो क्या होता है? मतलब 2A को अगर हम सॉल्यूशन में डालें दैट बिकम A2, मोलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं। तो कैसे होता है, कैसे होता है बेटा, क्या वजह है? कंडेंसेशन रिएक्शन इसका कारण है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका कारण है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड इसका कारण है, या प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम एट ए कार्बन? क्या वजह है इसकी, बताएं। ऑर्गेनिक में भी आएगा ये वाला क्वेश्चन। आज आपके कमेंट कम, ठीक है ना, आपके जवाब जो है वो कल। एक्चुअली एक फ्लो जो है फिर वो टूट जाता है, रिदम टूट जाता है, क्वेश्चन कम हो रहे थे कई दिन से। आज कोई बात नहीं, मुझे दिखाई भी कम दे रहे हैं, मैंने वो छोटे भी हो रखे हैं इस वजह से। एसिटिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन बेंजीन ड्यू टू कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन की वजह से वो डाइमर के रूप में एग्जिस्ट होता है। हाँ जी, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन परमाणु और अन्य कार्बन परमाणु के बीच बंध की लंबाई सबसे कम किस में होती है? हाइब्रिडाइज्ड कार्बन परमाणु और अन्य कार्बन परमाणुओं के बीच में बंध की लंबाई न्यूनतम किस में होती है? प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपीन या प्रोपाइन? स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार। प्रोपेन की स्ट्रक्चर आपकी बन गई CH3 CH2 CH3, ब्यूटेन हो गया CH3 CH2 CH2 CH3, प्रोपीन हो गया बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और प्रोपाइन हो गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। सबसे बंद, सबसे कम, हाँ, न्यूनतम किस में होती है? आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड लंबा होता है, डबल उससे छोटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा बॉन्ड कौन सा है इसमें? CC का। कंफर्म है? मैंने कहा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सिंगल बॉन्ड लंबा होता है पहला, और दूसरा देखिएगा आप, डबल बॉन्ड उससे छोटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड उससे भी छोटा होता है। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की बंद कोटि जो है वो 3 है, और मैंने कहा था जैसे जैसे बंद कोटि बढ़ेगी बंद लंबाई कम होती जाएगी। 3 बॉन्ड ऑर्डर जो है लास्ट वाले में डी ऑप्शन होगा इसका। डी ऑप्शन सही है। कुछ बच्चों के जवाब सही भी आए हैं, कुछ बच्चों ने सही जवाब दिए हैं। प्रोपाइन आंसर भी है, आ गया, ये देखिएगा आंसर भी है नीचे, प्रोपाइन, इसमें आंसर भी अटैच है इस वाली स्लाइड में। तो भाई ये अच्छा है, नया क्वेश्चन आ गया। लेकिन ये चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का है। 3s ऑर्बिटल में नोडल प्लेन की संख्या होती है। मैं आपको समझा देता हूं जब तक आपके जवाब आए बेटा। ये जो नोडल प्लेन है ना, नोडल प्लेन का मतलब होता है एटम के अंदर वो स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल 0 होती है। फिर से बता देता हूं, नोडल प्लेन उसे कहते हैं एटम के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना 0 होती है। एग्जैक्टली उसका उल्टा होता है ऑर्बिटल का। ऑर्बिटल को डिफाइन क्या करते हैं? 3D स्पेस प्रेजेंट इन एन एटम
वेयर प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना जहां सबसे ज्यादा है कक्षक, और जहां शून्य है उसकी संभावना वो हो गया नोडल प्लेन। निकालेंगे कैसे? तो नोडल की संख्या, नोडल प्लेन की जो संख्या है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा n माइनस एल माइनस वन। एन हो गया आपका 3s है ना, 3 माइनस एल, एस के लिए होता है 0 माइनस ए, कितना हो गया 2 आ गया। किन किन बच्चों ने जवाब सही दिया है देख लीजिए आप, काफी बच्चों का आया है इसमें। और एक और मैं बता दूं कि रेगुलर क्लास में आप जुड़ा करो, एक दिन छोड़ के जुड़ना या फिर लेट लतीफ बन के आना, बाद में आके गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, होता क्या यार, वो एक ऐसा लगता है जिसे आपने बस प्रेजेंस दिखाई अपनी। स्टार्टिंग से जुड़िए, साथ में पढ़िए, और पीछे के जो, अगर मान लिया आप आज जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपकी समझ में अगला जो लेक्चर होगा, अगले चैप्टर का पहला, वहां से आना स्टार्ट होगा। सभी बच्चों को बता दूं कि आप, जिन बच्चों ने अब तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो गूगल प्ले पर जाएं और एकेडू नाम से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करें बेटा। फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए, फिर आप कहते हैं कि हमसे नहीं चला। इसके बाद क्या करना है आपको, जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ऑप्शन आएगा रजिस्टर हियर। सबसे पहले आपको ये काम करना है, उसमें देखिएगा कहाँ है। कुछ बच्चे तो ऐसे फोन कर देते सर रजिस्टर हियर ही नहीं दिख रहा है, बताओ भाई क्या करें उसका। रजिस्टर हियर, जो जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो भर दीजिएगा उसमें, फिर वो ओटीपी के लिए बोलेगा तो ओटीपी आपके पास नहीं आएगा, बस उसके बाद में आपने फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करना है बेटा। लॉगिन करने के बाद में आप अपना कोर्स देखिए, ये फ्री क्रैश कोर्स के नाम से एक है जिस पर लिखा हुआ है ₹1। तो इसमें अगर वो मांगता है एप्लीकेशन ₹1, तो ₹1 आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद सीधा आपका जो हमारा कोर्स है वो खुल जाएगा, फ्री कोर्स वाला। तो उसमें बहुत सारे फोल्डर हैं, उसमें डीपीक्यू का फोल्डर है, डीपीक्यू केमिस्ट्री आज आ गया है, उसमें आपके डीपीक्यू है एक, उसमें आपके नोट्स हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के। उसके बाद में वीडियो कोर्स है, टाइम टेबल है, नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन, ये सब है। तो उनको खोल करके देखिए, चलाइए, बहुत अच्छी चीज़ है। ये और ले लेते हैं, SO2 अणु में सल्फर की संकर अवस्था है। SO2 में आपको पता है जब S सभी सिंगल बॉन्ड बनाता है ना, तो होता है वो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब SO2 की स्ट्रक्चर कैसे बन रही है, वैसे ही जो SO2 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 लोन पेयर तो वैसे ही बच गए इसके पास में, क्योंकि सल्फर के पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है बेटा 6। तो 2 तरीके हैं, लंबे वाले तरीके से देखते हैं करके। ये हो गया आपका, लास्ट में क्या आएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन S2P4, 2 8 6, 16 एटॉमिक नंबर, 2 8 6, मतलब 3s2 3p4। तो मैंने ऐसे बना लिया, ये है आपका 3s2 और बेटा ये हो गया आपका 3p4, ये हो गया 3p4 ग्राउंड स्टेट में। अभी देखिए हमारे पास ना 2 हाफ फील्ड हैं, 2 आधे भरे हुए कक्षक हैं। हमें कितने चाहिए, हमें चाहिए जितने उस सेंट्रल एटम के चारों तरफ बॉन्ड है, 1 2 3 4। 4 के लिए क्या करो, इसको एक्साइट करा दो डी में। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ऐसे ही रहेगा, और P का जो एक इलेक्ट्रॉन है बेटा वो एक्साइट हो जाएगा यहाँ से, और वो कहाँ चला जाएगा, D के अंदर चला जाएगा। ये चला गया D के अंदर। अब इसमें 2 सिग्मा है, ये देखिए डबल बॉन्ड में एक सिंगल होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे 2 सिग्मा 2 पाई हमारे पास में है। तो हमने सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है फिल कर लिए पहले, और बाद में पाई जो है वो डॉटेड से बनाया जाता है, और पाई को हम काउंट नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो क्या आया आपका हाइब्रिडाइजेशन, sp2, वो भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ में, sp2 विद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये लो भाई, ए ऑप्शन हो गया आपका। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, ऐसे ही करके फिर हम आगे भी करेंगे। डेली हमने क्वेश्चन करने हैं काफी, जितने ज्यादा अभ्यास करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा मजा आएगा। अब समय हो चला है बायोलॉजी की क्लास का, तो बेटा कल फिर मिलेंगे। एक इन्फॉर्मेशन ये आपको दे दूं कि आज फिजिक्स की क्लास आपकी नहीं होगी। मैंने कल आपको बताया था दैट सर इज नॉट फीलिंग वेल, यू नो कि आजकल प्रॉब्लम क्या है। सो ड्यू टू दैट रीजन, तो होपफुली कि सर जो है एज सुन एज पॉसिबल हमें ज्वाइन करें, बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे। तो आज सिर्फ फिजिक्स एंड बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि सर कल ज्वाइन करें, हम तो डेली यही चाह रहे हैं। तो बेटा ठीक है, बायोलॉजी के लिए आ जाते हैं। और बायोलॉजी की मैम भी आज कमेंट आपके नहीं लेगी, कमेंट कल ले लेंगे हम आज के, ठीक है।
हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सभी बहुत अच्छे होंगे। बिना किसी देरी के आज कोई कमेंट्स नहीं लूंगी, आज आपका टॉपिक अच्छे से पढ़ाऊंगी, बीच बीच में बात कर लूंगी थोड़ी बहुत, क्योंकि ज़्यादा बातें करती हूँ ना फिर हमारा टॉपिक रह जाता है। तो बच्चों, जो हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। 3-4 टॉपिक तो ऐसे हैं जहाँ से नीट क्वेश्चन देता ही देता है। जैसे मैंने आपको बताया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देता है। DNA फिंगर प्रिंटिंग से क्वेश्चन ज़रूर देता है। ये कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं। एक जो कोडोन वाला टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चंस जरूर आते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट बेसिस क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में आखिर है क्या, किस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चंस यहाँ से अराइज होते हैं। तो एक चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ बच्चे। आप सभी ने सुना है कि व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स। ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे कौन से आणविक आधार हैं जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसका मतलब बात हो रही है अनुवांशिक सामग्री की, यानी कि न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लिक अम्ल की। और वो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? DNA एंड RNA। ठीक है बच्चे, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसी के बारे में हमें पता करना है कि किसने इसका स्ट्रक्चर ढूंढा, संरचना किसने ढूंढी, कैसे पता चला कि इसी के कारण कैरेक्टर्स जो हैं या विशेषताएं जो हैं माँ बाप से बच्चों में जा रही हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो रही हैं। ये सब चीज़ें किसने बताया, वो सब चीज़ें हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि DNA कैसा है, RNA कैसा है। इन्हें जरा हेलो हाय बोल लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़, न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको बता दिया 2 तरह के हैं। सबसे पहला नाम जो बेटा इसमें आता है वो आता है फ्रेडरिक। फ्रेडरिक का नाम आता है। ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमें बताया था। मैं इसमें मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। फ्रेडरिक मिक्सचर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1 मिनट। इन्होंने बेटा क्या करा, इन्होंने ही सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को खोजा था। न्यूक्लिक एसिड को क्या करा था, अलग किया था, ठीक है। अलग किया था, किससे अलग किया था बेटा? पस सेल से, ठीक है। पस सेल्स, पस वाली कोशिकाएं। आपने देखा है कई बार हमें चोट लग जाती है, उसमें वाइट सा फ्लूइड भर जाता है सफेद से रंग का, उसको पस कहते हैं। उसमें से इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल जैसी संरचना देखी, उसको अलग किया और इसको नाम दे दिया, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर था। न्यूक्लियस यानी बेटा किसके अंदर था? 1 मिनट में इसको अच्छा ही कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अलग किया, किसमें, किस नाम से रखा गया इसको, क्या नाम रखा? क्योंकि नाभिक में मिला था, तो नाभिक के अनुसार, नाभिक को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। इसीलिए बेटा इसको नाम दे दिया था इन्होंने न्यूक्लिन। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था, ठीक है, जिसे आज हम न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं। क्लियर इतनी बात? उसके बाद बच्चे इन्होंने ये भी बताया कि इसका जो नेचर है वो एसिडिक है। एसिडिक यानी अम्लीय नेचर का है, स्वभाव से अम्लीय है। इसीलिए आंटमान जो आए थे उन्होंने इसको नाम दिया, ऑल्टमैन ने इसको नाम दिया बेटा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिन नाम दिया था क्योंकि नाभिक में मिला था। एसिडिक था इसीलिए इसका नाम हो गया न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। ये तो रही थोड़ी मोटी मोटी सी बातें इसके बारे में। अब बच्चे अगर मैं DNA की बात करूँ ना, तो DNA मतलब अगर मैं बात करूँ तो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। किन किन चीज़ों से मिलकर बना है यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक तो बेटा नाइट्रोजीनस बेसिस है। अब वो नाइट्रोजीनस बेसिस क्या है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये तो बात होती है DNA के लिए। DNA में तो ये चारों के चारों हैं, ठीक। अगर मैं बात करती हूँ RNA की, तो RNA में नाइट्रोजीनस बेसिस में एडेनिन भी है, गुआनिन भी है, साइटोसिन भी है, थाइमिन की जगह इसमें होता है यूरेसिल। एक तो ये डिफरेंस है। इसके बाद एक तो बना हुआ है ये नाइट्रोजीनस बेसिस मैंने आपको बता दी है। दूसरा बच्चे ये बना है, यहीं लिख देती हूँ नीचे की तरफ। दूसरा बच्चे ये बना है किससे? शुगर से। शुगर कौन सी है? शुगर पेंटोज है, 5 कार्बन वाली शुगर है, जिसको जो कौन सी हो सकती है? राइबोज या डीऑक्सी राइबोज। इनका मतलब भी बताऊंगी, ठीक है। अगर बात कर रहे हैं RNA की, तो बेटा RNA में है राइबोज और DNA में है डीऑक्सी राइबोज। ये डिफरेंस हो गया। तीसरी चीज इसमें क्या पाई जाती है बेटा? तीसरी चीज इसमें मिलती है फोस्फेट ग्रुप। अब इन्हीं के बेसिस पे बेटा 2 टर्म आती हैं। वो 2 टर्म क्या है? एक टर्म है न्यूक्लियोसाइड और एक टर्म है न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड।
तो अगर मैं बात करती हूँ डीएनए और आरएनए की, तो वो न्यूक्लियोटाइड, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ते हैं, एक लंबी सी चेन बनाते हैं, एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनती है, तो वो बनाते हैं डीएनए को और आरएनए को। अब टाइड और साइड का क्या मतलब है? देखो, अगर बात कर रहे हैं साइड की, तो इसमें बच्चे फोस्फेट ग्रुप नहीं होगा, नाइट्रोजिनस बेस होगा, चाहे एडेनिन हो, साइटोसिन हो, थाइमिन हो, ठीक है, अगर डीएनए की बात कर रहे हैं। अगर हम आरएनए की बात कर रहे हैं, चाहे यूरेसिल हो, चाहे ग्वानिन हो, चाहे साइटोसिन हो, उसके साथ शुगर अटैच होगी विदाउट फोस्फेट ग्रुप। फोस्फेट ग्रुप के बिना है तो साइड है। और अगर देखो, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, साइड का मतलब नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं शुगर, ठीक। और न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब है? न्यूक्लियोटाइड का मतलब है नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर प्लस फोस्फेट ग्रुप, तीनों चीज़ें मौजूद हैं। इतनी बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में। अब इन्होंने कुछ चीज़ें और बता रखी हैं। अब इन्होंने सबसे पहले डीएनए का ले रखा है, तो डीएनए के बारे में इन्होंने क्या बताया, क्योंकि डीएनए का कॉन्सेप्ट इन्होंने पहले उठाया है, डीएनए के बारे में पहले बात की है। तो डीएनए के बारे में बच्चों इन्होंने क्या बताया है? ये बताया है कि जो बैक्टीरियोफेज है, एक मिनट इसको जरा थोड़ा साफ कर देते हैं, हम गंदा भी करते रहते हैं साथ साथ बच्चे। बैक्टीरियोफेज जो होता है, बैक्टीरियोफेज क्या था? वायरस था जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है ना, ऐसा विषाणु है जो बैक्टीरिया सेल को अटैक करता है। तो इसका अगर डीएनए देखें तो इसका डीएनए 174 से लेके 5386 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। न्यूक्लियोटाइड से बना है बच्चे, न्यूक्लियोटाइड्स यानी बेटा जिसमें तीनों चीज़ें होंगी। क्लियर? एक न्यूक्लियोटाइड वो होगा जिसके अंदर नाइट्रोजिनस बेस, फोस्फेट ग्रुप और राइबोस शुगर या डीऑक्सी राइबोस शुगर वो प्रेजेंट हो। अभी डीएनए की बात कर रहे हैं क्योंकि बैक्टीरियोफेज के अंदर डीएनए होता है, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो ऐसे ही इनके बेस पेयर बता रखे हैं। बेस पेयर कितने हैं? 48,502, ठीक है। ह्यूमन डीएनए की अगर बात करें तो ह्यूमन डीएनए में बेटा इतने बेस पेयर्स होते हैं। अब ये बेस पेयर्स किसको कहते हैं? बेस पेयर कहते हैं एडेनिन, ग्वानिन, इन्हीं को कहते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस को। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सब बेस पेयर्स हैं। पेयर क्यों कह रहे हैं इनको? क्योंकि बेटा डीएनए ऐसा होता है जैसे कि दो रस्सियां आपस में जुड़ी हों, इस तरीके से दिखाई देता है, ऐसे इस तरीके से कि रस्सियां आपस में जुड़ रही हैं, इस तरीके की संरचना वाला होता है। तो मान लो अगर ए यहाँ है इस वाले स्ट्रैंड पे, तो इस वाले धागे पे टी होगा, फिर ये इसको जोड़ रहा होगा। ये भी मैं बताऊंगी किसने इसका रूल दिया है, कैसे एक दूसरे को जोड़ते हैं, बीच में जोड़ने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं, ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट बेटा देखो आ गया न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का कॉन्सेप्ट। ये मैं बता चुकी हूँ, नाइट्रोजिनस बेस कोई सा भी हो सकता है, साथ में क्या है इसमें? शुगर है, ठीक है बच्चे, शुगर है। और अगर न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियोटाइड में बच्चे मतलब न्यूक्लियोटाइड में तीनों चीज़ें हैं, यहाँ पे मेंशन करते हैं। न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजिनस बेस भी है, शुगर भी है और फोस्फेट भी है। अब एक और चीज़ बच्चे, जो फोस्फेट ग्रुप होता है वो किससे जुड़ा हुआ है? न्यूक्लियोसाइड से जुड़ा हुआ है। न्यूक्लियोसाइड यानी ये नाइट्रोजिनस बेस और शुगर, जैसे मान लो यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस है और शुगर है, ठीक है, इससे क्या जुड़ा हुआ है? फोस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब वो फोस्फेट ग्रुप किससे जुड़ा है? शुगर में OH ग्रुप होता है 5 पोजीशन पे। शुगर की जो देखो 5 कार्बन वाला शुगर है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर होगी शुगर की, ठीक है। अब मैं अगर इसको काउंट करूं तो 1 2 3 4 है ना, और 5 इस तरीके से, या यहाँ से शुरू कर देते हैं 1, फिर एक मिनट इसको साफ कर, एक बार पूरा अच्छे से क्लीन करके दोबारा से बनाते हैं। ये रहा, जैसे यहाँ पे है, मान लो ये हो गया 1 2 3 एंड 1 2 3 1 2 3 बेटा 3 यहाँ होगा, 3 ये 4 और ये 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? OH ग्रुप, तो इस OH ग्रुप से जुड़ेगा ये, ठीक है। और इस बॉन्ड को, जो फोस्फेट और OH ग्रुप के बीच में जो ये बॉन्ड है, यहाँ पे जो ये बॉन्ड मैंने दिखाया है, इस बॉन्ड को कहेंगे बच्चे फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या कहेंगे? फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। जहाँ पे फोस्फेट ग्रुप शुगर के 5वें OH ग्रुप के साथ जुड़ता है, 5th पोजीशन के OH ग्रुप के साथ जुड़ता है, वहाँ पे फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अभी आगे देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कैसा होता है थोड़ा सा यही समझा देती हूँ, डायग्राम से बता देती हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बेटा पहले हर्शी एंड चेज ने सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखा था, फाइंड आउट किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से फाइंड आउट किया था।
ऐसा होता है कि दो धागे आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे दो स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े हुए हैं, जिसमें क्या होता है एक स्ट्रैंड पे अगर ए है तो दूसरे स्ट्रैंड पे टी होगा। ये चरगॉफ रूल है, इसके बारे में भी बताऊंगी। चरगॉफ ने एक रूल दिया था, ठीक है, वो रूल आता है इसमें। वो सिर्फ डीएनए के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है? डीएनए के लिए। इनका कहना ये है कि ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है और जी हमेशा सी के साथ जुड़ता है, यानी कि एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और बॉन्ड कौन सा होता है बच्चे? बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्लियर इतनी बात? ये था चरगॉफ रूल। तो इसी तरीके से एक स्ट्रैंड पे अगर ए है तो दूसरे स्ट्रैंड पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री बिल्कुल इससे उल्टा टी होगा और ये इससे हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। इस तरीके से संरचना होती है। एक स्ट्रैंड 3 to 5 होता है, अगर ये वाला स्ट्रैंड मान लो 3 to 5 एंड का है तो ये वाला स्ट्रैंड कैसा होगा? 5 to 3, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इससे बिल्कुल अपोजिट होगा। क्लियर इतनी बात? ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इससे जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें जान लेते हैं। क्या बताना चाह रहा है ये? फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड मैं आपको बता चुकी हूँ कि न्यूक्लियोटाइड्स किससे जुड़े हैं, 3 to 5 फोस्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़े हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड वगैरह। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का क्या मतलब है? जहाँ बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ अरेंज है, एक चेन बन रही है न्यूक्लियोटाइड्स की। न्यूक्लियोटाइड्स आपको बता चुकी हूँ। एक बच्चे इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, यहाँ आपको दिख रहे होंगे कि मैंने यहाँ मेंशन किए हैं नाइट्रोजिनस बेसिस के स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोजिनस बेसिस के स्ट्रक्चर देख लो एक बार। नाइट्रोजिनस बेसिस को हम दो कैटेगरी में रखते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स, ठीक है। तो अब उनमें देखो कि एक में दे रखे हैं बेटा आपको थाइमिन, एडेनिन और आपके ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये सब दिया हुआ है। और एक में दिया हुआ है फिर आपको नीचे किसका स्ट्रक्चर? शुगर का स्ट्रक्चर। देखो डीऑक्सीराइबोज, डीएनए जो है ना, डीएनए को 2-डीऑक्सीराइबोज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें शुगर की जो सेकंड पोजीशन होती है ना, देखो सेकंड पोजीशन ये वाली, इसमें OH ग्रुप में से O एब्सेंट होता है। सेकंड पोजीशन पे OH का O नहीं होता, इसीलिए 2-डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है इसको। ये चीज समझ में आई कि यहाँ पे O नहीं है, इसीलिए डीऑक्सीराइबोज है। बाकी स्ट्रक्चर शुगर का बिल्कुल सेम है राइबोज शुगर ही, बस डिफरेंस क्या हो गया कि सेकंड पोजीशन पे O नहीं था। क्लियर इतनी बात? अब देखो पिरामिडिन्स और प्यूरिन्स के बारे में, कि ये देखो इसमें दिखा रखे हैं आपको सिंगल साइक्लिक स्ट्रक्चर और डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। क्लियर? इसी बेसिस पे इनको प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स कैटेगरी में रख दिया जाता है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, नहीं भी बताऊंगी तो भी चलेगा। ये चीज़ें तो आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो, बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ा होगा। क्लियर इतनी बात? यस। चलिए साथ में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें बच्चे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक चीज थी, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ बनता है? तो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में बता रखा है कि न्यूक्लियोटाइड्स तो लिंक कर रहे हैं 3 से 5 फोस्फोडाइस्टर लिंकेज के साथ डाई न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। ऐसे ही जो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ये बनता है 5th और 3rd कार्बन एटम के, जो 5th और 3rd कार्बन एटम होता है। मान लो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो एक शुगर तो ये रही, ठीक है बच्चे, और एक शुगर ये रही। ये किसके साथ अटैच्ड है? ये अपने अपने नाइट्रोजिनस बेसिस के साथ अटैच है। ये भी अपने नाइट्रोजिनस बेस के साथ अटैच है, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस के साथ। और यहाँ इसका क्या होगा? यहाँ पे इसका बेटा फोस्फेट ग्रुप होगा। ऐसे ही इसका भी सेकंड पोजीशन पे इसका फोस्फेट ग्रुप होगा, है ना, सेकंड पोजीशन पे। यहाँ पे फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होगा। अगर हम देखें, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, देखो स्ट्रैंड्स क्या एक दूसरे से उलट करके आ रहे हैं, ऐसे उल्टे होकर के आ रहे हैं, मतलब इस तरीके से एक दूसरे को लपेट रहे हैं। क्लियर? तो जब स्ट्रैंड्स इस तरीके से लपेट रहे हैं तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी तो होंगे ना बेसिस। तो ये यही कहना जा रहे हैं कि मान लो अगर 2 शुगर हों, देखो मैं इसके ना एक बार इसको क्लियरली अच्छे तरीके से बना देती हूँ। अगर हम इसमें दिखा रहे हैं तो इस वाले स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5। क्लियर इतनी बात? दूसरे वाले स्ट्रक्चर में अब ये दूसरे स्ट्रैंड के साथ जब ज्वाइन है, या दूसरा जब इसके साथ न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है, तो वो न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ा है? देखो ऐसे जुड़ा है। यहाँ पे यही स्ट्रक्चर बनेगा, पहली बात तो इस तरीके से। अब इसमें 1 2 3 4 5, या मैं इसको ऊपर लेके चली जाती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखो
ठीक, इसमें 1 2 और ये 3, ये 4, ये 5। तो बेटा ये जो 3 वाला है ना, ये 3 वाला इसके 5 वाले के साथ अटैच होगा। यहाँ पे किसका क्या बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनेगी, एक लिंकेज बनेगी, इसका फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके का अटैचमेंट जो होता है, इस अटैचमेंट से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। क्या बनती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। मतलब एक का 5वें कार्बन से, एक शुगर के 5वें कार्बन से दूसरे शुगर के 3रे कार्बन पे बॉन्ड बनता है। क्लियर इतनी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी कि एक जो है अगर 5 to 3 है तो दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा, 3 to 5 होगा। ये सब कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट है ही। अब देखो यहाँ पे दिखा रखा है वो लिंकेज जो आपको दिखा रही थी ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का किस तरीके से जुड़ा हुआ है। देखो 5th पोजीशन से है, 5th वाले ये एक बेस दिखा रखा है, पूरा बेस पेयर दिखा रखा है, राइबोस शुगर का दिखाया हुआ है। तो इसमें कैसे बन रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, देखो इस तरीके से, ये फॉस्फेट ग्रुप आ गया है बीच में, इसका 3rd कार्बन है, ये रहा 3rd कार्बन बेटा, ये 3rd वाला रीजन है, ये 5th वाला रीजन है। तो इसके 5th वाले कार्बन से इसके 3rd वाले कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। क्लियर इतनी बात। इस तरीके से ये एक दूसरे को अरेंज करते हैं। इसी तरीके से सारे के सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो हमें ऐसे समझना है, ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा है। क्लियर इतनी बात। कब बनता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जब 2 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा जा रहा है। कैसे जोड़ा जा रहा है, एक शुगर का 3रा कार्बन दूसरे शुगर के 5वें कार्बन से जुड़ रहा है। क्लियर, ये इसका अरेंजमेंट है। हिस्ट्री में मैंने आपको अभी बताया, चरगॉफ के बारे में बता चुकी हूँ, वॉटसन एंड क्रिक के बारे में बता चुकी हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा, वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से देखा था। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से पहली बार डीएनए को देखा था कि डीएनए आखिर दिखता कैसा है, स्ट्रक्चर देखा था। और ये एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड हमें दिया था मॉरिस विल्किंस ने और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। इन्होंने हमें एक्सरे की टेक्निक दी थी। क्लियर इतनी बात। ये रहे दोनों हर्शी एंड चेज, देखो कितने खुश हो रहे हैं डीएनए को फाइंड करके। अब बच्चे इनको नोबेल प्राइज मिला था 1962 में, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चरगॉफ के बारे में बताई चुकी हूँ, बेस पेयरिंग के बारे में बता चुकी हूँ कि बेस पेयरिंग क्या होती है, रूल समझा दिया है। टेम्पलेट्स बेटा इन स्ट्रैंड्स को कहते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट। इस चीज़ को पढ़ो, इस चीज़ को समझो, क्योंकि बेसिक यही है इस चैप्टर का। जब ये समझोगे तो आगे ये कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट सेशन में आगे का कंटिन्यू करेंगे। ओके।